78 साल हो गए हमें, पाकिस्तान का जो हाल वैसे के वैसे ही है। मसला हमारी हुकूमतों का 78 साल से ये है कि ये समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट है इससे इंटेलिजेंट बंदा ही कोई नहीं। पाकिस्तान में डेली 3 अरब रुपया रिश्वत है और 4 अरब रुपया डेली कम से कम टैक्स चोरी है। 96 में हमसे चोरी करवाते थे, खुद ही पकड़ लेते थे। सर आप परेशान हो जाएंगे, मैं तो सोसाइडर हूँ चलता फिरता। आप इतने जालिम हैं कि जब भट्टू ने नेशनलाइज किया बैंकों को भी, तो आपने सिर्फ 3 अरब रुपए में एमसीबी बैंक बेचा था मंशा को। आप हैरान होंगे कि जियाउल हक साहब ने 14.5 करोड़ में 5 पीसी होटल बेचे थे पिशवानी को। और आप बिलीव करें कि मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब को इससे छोटे कमरे में बैठे हुए देखा है। जिस मुल्क में 36 फैक्ट्री एक इंडस्ट्री के पीछे पड़े हो, तो मुल्क ने खाक तरक्की करनी है। पाकिस्तान के महकमे जानवर हैं, गिद्ध की तरह हैं, जिसको पैसे ना दो वो बाप बन जाता है। क्या ये पुलिस मुकाबले ही कराने हैं? क्या मुल्क इस तरह तरक्की करते हैं? कहते हैं 40% क्राइम कम हुआ है। यार ये कोई तरीका है क्राइम कम करने का? अदालतें क्यों नहीं जिंदा? ये अली बाबा 40 चोरों ने तमाशा बनाया हुआ मुल्क का। इस पॉडकास्ट में की जाने वाली तमाम बातें हमारे गेस्ट की तरफ से की गई हैं, तो हमारा इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। और ख़ुसूसन जो उनकी आरा थी वो उन्होंने अपनी आरा पेश की हमारे पॉडकास्ट में। अगर दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी जो भी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व, जो उन्होंने कहा, जिस तरह उन्होंने जिक्र किया नामों का, वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी पेश करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हर टाइम अवेलेबल है। वो आएँ और अपनी राय भी पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सद्दीक और आज एक स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बड़ी स्पेशल गेस्ट के साथ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आपके मुल्क का निज़ाम चलते बंद होते हुए, इंडस्ट्री लगते, इंडस्ट्री बंद होते हुए इन्होंने सभी अपनी आंखों से देखा है। इनकी आंखों देखा हाल भी पूछेंगे और मुल्क किस तरह से चलते हैं और पाकिस्तान की मईशत आज कहाँ खड़ी है और टैक्स चोरी कैसे होता है। तमाम तर चीज़ें आज इनसे पूछने की कोशिश करेंगे और ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए हैं, 78 बरस के बाद भी पाकिस्तान की मईशत आज फिर उसी हाल में क्यों है, क्यों स्टेबल नहीं होते हुए नज़र आ रही। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, जो मैंने अर्ज़ किया अपने इंट्रोडक्शन में ही, कि 78 साल हो गए हमें और पाकिस्तान का जो हाल आज आप भी देख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, वैसे के वैसे ही है। आप क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान को अगर आप 5-6 दहाइयों में तकसीम कर दें तो हर दहाई का एक अलग जायका है जी। मसलन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद सबसे पहले इक़्तिदार जो है, जैसे पीछे 56 का आइन बना, जो बना वो एक अलग स्टोरी है। इंसाफ का मामला जस्टिस मुनीर ने दफन कर दिया 1956 में, वो कहानी उधर ही ख़त्म हो गई। उसके बाद कई दफ़ा इंसाफ दफन होते देखा। अब आते हैं अयूब खान से लेके भट्टू तक, भट्टू से लेके ज़ियाउल हक तक, ज़ियाउल हक साहब से लेके मुशर्रफ तक, और मुशर्रफ से लेके आज जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक। बिल्कुल ठीक। हम मरहलावार डिस्कस करते हैं आपसे। देखें, जब 1960 में पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपया जर्मनी को लोन दिया था, और चौवन लाई साहब जब पहली दफ़ा पाकिस्तान आए तो यहाँ पे कंधारा जीप बन रही थी, और हम बहुत जल्द, अगर 1965 की वार ना होती तो हम बहुत जल्द गाड़ियों तक चले जाना था। ठीक। बदकिस्मती ये हुई कि वो सफ़र 65 की जंग गले पड़ गई। उसके बाद अखराजात, IMF, हालात डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई। जंगें लड़ने से इकॉनमी बेहतर तो नहीं होती। बिल्कुल ठीक। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमारा 1971 के जो इलेक्शन हुए उसमें हमने मुजीबुर रहमान को 450 सीटें लेके फर्स्ट आए थे, उनको इक़्तिदार ना दिया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, तकसीम हो गया, और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान की कहानी जो तबाही की तरफ चलती है वो 1973 और 74 से चलती है, जिसकी अभी तक सज़ा हम भुगत रहे हैं।
तबाही उस दिन होती है जिस दिन चंद ब्यूरोक्रेट और डॉक्टर मुबशर हसन जुल्फकार अली भट्टू शहीद को मशवरा देते हैं कि स्कूल नेशनलाइज कर दो, इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दो। अच्छा। बस वो 51 साल हो गए हैं, आज इसको हम भुगत रहे हैं। ये कहानी आपकी पैदाइश से पहले की है। हाँ जी। मैंने वो इंडस्ट्री नेशनलाइज होते हुए देखी। मैंने लोगों को अर्श से फर्श पे आते देखा। मैंने बादशाह को फकीर बनते देखा और उसकी नज़र हम लोग भी हुए और उसकी नज़र नवाज शरीफ भी हुआ। अच्छा। अगर नवाज शरीफ साहब अगर नेशनलाइज ना होती इत्तेफाक इंडस्ट्री तो आज नवाज शरीफ साहब बिरला टाटा होते हमारे। बिल्कुल ठीक। इन्होंने भी इंडस्ट्री में बड़ा अरूज पाया। इनके खानदान में बड़े मेहनत कश थे, इन्होंने बहुत मेहनत करी। मगर जब इनका सफर 47 से लेके 74 तक का सफर जब खत्म हो गया और जब ये आसमान से गिरे और सीधा जमीन पे गिरे, खजूर में भी नहीं अटके, ये तो रोड पे आ गए थे। और आप बिलीव करें कि मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब को इससे छोटे कमरे में बैठे हुए देखा है। अच्छा जी। और टीवी स्टेशन के साथ बैठते थे। और फिर मियां अजहर मरहूम जो गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने इनको अपनी मिल एक ठेके पे दी और इन्होंने सरिया मिल चलानी शुरू की। दोबारा बुनियाद रखी गई। बात यह है कि आपने हर दानिशवर को, हर बड़े आदमी को कुचल दिया 74 में। उसके असरात आज तक हम भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे, क्योंकि अभी तक माएँ वो बच्चे पैदा करनी बंद कर गई हैं मियाँ शरीफ जैसे, कि जिन्होंने इस कौम के लिए खून दिया था। नवाज शरीफ साहब सवाल ही पैदा नहीं होता सियासत में आते। और आपको बता दूं, नवाज शरीफ साहब को सबसे पहले वजीर खजाना पंजाब लगाया गया था। उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बने थे। बात यह है कि आप तारीख पढ़ें, पाकिस्तान की तबाही का राज कहां से शुरू होता है। 60 में हम जर्मनी को लोन दे रहे हैं। हाँ। चुमन लाई हमें विजिट करने आ रहा है और आज हम कशकोल लिए IMF के पीछे और पूरे गांव जाते हैं कि हमें कुछ दे दो। हाँ। ये सऊदी और ये UAE के लोग खैरात मांगने पाकिस्तान आते थे। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूं 1960 से 70 के दरमियान। सर, हकीकत सच्चाई बहुत तकलीफदेह होती है। जब पेट्रोल निकल आया फिर इनको कोई नहीं पकड़ सका। आप जरी मुल्क थे, अंग्रेज पागल नहीं था 200 साल यहां हुकूमत करके गया। हाँ जी। यहां से लूट के सब कुछ लेके जाता था। और हम इतने अकल के अंधे हैं कि दुबई में और लंदन में और बाहर मुल्कों में अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। जब कोई कौम बेवफाई करती है उसके बड़े, तो उसकी सजा पूरी कौम भुगतती है। ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ इस साल 8,200 से ज्यादा कंपनियां दुबई शिफ्ट हुई हैं, जो पाकिस्तान से शिफ्ट हुई हैं। जी, और $12 अरब से ज्यादा पैसा गया है। 12 अरब डॉलर से ज्यादा। नंबर 2, 30 मल्टीनेशनल कंपनियां 2 साल में पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। जिसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी अभी। मैं नाम किसी का नहीं लेता, ठीक। मैं आपको एक बता रहा हूं फिगर। लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चली गई। बिल्कुल सही कहते हैं। जिस वक्त स्टॉक एक्सचेंज 55,000 इंडेक्स पे थी 2016 में, तो डॉलर 100 रुपए का था। हाँ जी। तो मल्टीप्लाई बाय 300, 165 का बनता है ना। 1,65,000 इंडेक्स होना चाहिए। तो क्या तेजी है जी स्टॉक एक्सचेंज में। बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी पे बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें। आपका ये आलम है
कि 17,500 अरब आपका बजट है। हाँ जी। उस बजट में सिर्फ पिछले 3 महीने में तकरीबन 198 अरब का शॉर्टफॉल आया है और अगले 3 महीनों में 300 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप। दिसंबर तक 500 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल आएगा और जून 2026 तक आपका शॉर्टफॉल बजट में तकरीबन 1500 अरब रुपया आएगा। और अभी स्टिल आपने कितना कोट किया? 198 अरब हो चुका है जुलाई अगस्त सितंबर का। आप 1500 अरब शॉर्टफॉल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हाँ, अब उसकी सुन लीजिए वजह। देखिए, अगर आपका 16,000 अरब रुपया आपने टैक्स इकट्ठा किया, 8,200 अरब रुपया तो आपने मार्कअप दे देना है, ठीक है, इंटरेस्ट दे देना है। ठीक है, चलें 8,000 गिन लेते हैं। 2500 अरब रुपया फौज का चला जाता है, ठीक है, डिफेंस का खर्चा, ठीक है, जो कि पीनेट्स है। ठीक है। कम से कम फौज का खर्चा 5,000 अरब होना चाहिए। वजह भाई, एक तरफ काबल, हाँ, अफगानिस्तान शुरू हो गया है, एक तरफ इंडिया, एक तरफ इंटरनल प्रॉब्लम, और एक तरफ गजा और कांगो में हमारी फौजें बिजी हैं। बिल्कुल ठीक। आप जब 4 हिस्सों में फौज डिवाइड कर देते हैं तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब इतने मुश्किलात के बावजूद फिर भी इतना कम बजट, लेकिन लोगों के दिमागों में एक चीज ये तासुर है कि जी बड़ा बजट खा जाती है फौज। आप अपने लेफ्टिनेंट जनरल को 4 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं महीने की, जो सिर्फ कितनी बनती है आपको पता है? डॉलर में अगर आप कैलकुलेट करें तकरीबन $1,300। हाँ, तकरीबन $1,400। 1,400 डॉलर। और आपके इल्म में होना चाहिए कम से कम अमेरिकन जर्नल $10,000 से ज़्यादा तनख्वाह लेता होगा। चेक कर लीजिएगा भाई जी। आप मुफ्त जंग लड़ रहे हैं और प्रॉक्सी वार में रहते हैं। हिरोशिमा पे बम मारने की क्यों ज़रूरत पेश आई थी? इसलिए आई थी कि जापानी रोज़ कोई ना कोई धमाका करते थे। जैसे हमारे यहाँ तकरीबन 1 लाख लोग शहीद हो चुके हैं सिविलियन, और इतने ही हमारी डिफेंस आर्मी के लोग, पुलिस के लोग शहीद हो चुके हैं। 2 लाख लोग गुज़श्ता 30-35 साल में शहीद हो चुके हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट भाई जी। आस्तीन के सांपों को निकालना पड़ेगा। हमने 45 साल इनको दूध पिलाया अफगानियों को। हाँ, इनका हार्ट का इलाज, इनके हर किस्म के इलाज इन्होंने पाकिस्तान आके कराए। ठीक है। इनके बच्चे पाकिस्तान में कारोबार यहाँ किए हैं। 1 लाख लोगों को आपने 1 करोड़ लोगों को आपने तैयार करके भेजा है। 5 नस्लें आपने तैयार की हैं। 4 सदियों से, 45 साल से आपने भाई भाई का चारा निभाया है। हाँ जी। उन्होंने आपको क्या दिया है? रिजल्ट देख लें क्या दिया। मीर मुतक्की ने, जो वजीर खारजा ने वहां जाके जो हाथ मिलाया है, हाँ जी, एक्चुअल हाथ नहीं मिलाया, वो हमारे नबी पाक का हुक्म था, काफिर से मुनाफिक बेहतर है। वाह, खूबसूरत बात। हमने तो 45 साल इन्हें दूध पिलाया था। आपको पता है इस वक्त क्या सूरत हाल है उनकी? दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट ज़चगी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, बच्चा पैदा करने के दौरान अफगानिस्तान में है। 30%। अगर 100 बच्चा पैदा होता है तो 30 माएँ मर जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन 0.25% है। ठीक। 400 बंदे में एक औरत मरती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अब तो मजीद बेहतर हो गया। अब आप बात करते हैं कि इतनी बड़ी मायूसी है तो होप क्या है? हाँ, देखें, बहुत तकलीफ उठा ली है। आपकी 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। 12 अरब डॉलर तो साल का पानी आप जाया कर देते हो, समुद्र में फेंक देते हो। ठीक है। और एवरेज 18 अरब डॉलर साल का आपका सैलाब का नजर हो जाता है। तो रह के गया सर? 0। तो फिर चल कैसे रहे हैं? हाँ, आप चल कैसे रहे हैं? फिर चला अल्लाह ही रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह की ज़ात के बगैर तो चल ही कुछ नहीं सकता।
मैं आपको बताता हूं, इस साल आपकी 42 अरब डॉलर रेमिटेंस आई है जो पाकिस्तानी बाहर है, अच्छा, जो कि पहले 32, 34, 33, 28, 30 के करीब आती थी मुख्तलिफ अदवार में। एक तो उसमें 25% इजाफा हुआ, जो अगले साल मजीद 15% और हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 2026 में इस 25-26 में हम उम्मीद है कि 45 अरब डॉलर से ज़्यादा हमें आ जाएगा। ठीक है, अब 30 अरब डॉलर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हम इधर ज़ाया करते हैं, आपके सामने है। और जो हमारी इंपोर्ट है वो 75 अरब डॉलर की है। अब वो जो 30 अरब डॉलर अनबैलेंस होता है, उसकी वजह से आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही और हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। इसका एक हल है, वो क्या है? कम से कम 8 से 10 हज़ार मील लंबी नहरें बनाई जाए जो कम से कम 150 से 200 फुट चौड़ी हों, 80 से 100 फुट गहरी हों, और जितना पानी है आपका वो पूरे पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा दे। ठीक है, ताकि जब सैलाब आए तो आपकी वाटर लेवल वहाँ से पूरा हो जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है, जब पाकिस्तान बना तो लाहौर का वाटर लेवल 20 फुट पे था एवरेज, आज 300 प्लस पे है पानी। और नोट कर लें कि 15 साल के बाद लाहौर आपका साउथ अफ्रीका बन जाएगा पानी की वजह से। शॉर्टेज इतनी आ जाएगी अगर इन्होंने नहरें ना बनाई। पानी जिंदगी है, और इंडिया ने दोनों तरफ आपको चोक कर दिया है। एक तरफ काबल को डैम बनाने के ऊपर लगा दिया है, ठीक है, एक तरफ खुद पानी रोक दिया है। इसलिए अगली जंग पानी की है। सर लेकिन ये बात मुझे याद पड़ती है 2019-20 में भी सुनी थी कि जी 2023 में पानी ख़त्म हो जाएगा। आज 2025 से पानी आ भी रहा है, पानी चल भी रहा है, नहा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और अब तो सैलाब भी आ गया। तो हमने तो देखा कि ये वाली चीज़ देखिए, किस तरह से पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि आप कोई बंदा बात करता है तो उसको ये साबित करते हैं कि आपकी बात में वजन नहीं है। चलिए, आपकी बात में मान लेता हूँ, जो आपने कहा है नहा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, तो 350 फुट पे पानी क्यों ले रहे हैं? आपने 20 फुट पे पानी क्यों नहीं लिया? आपने 25 पे क्यों नहीं लिया? 40 फुट पे पानी क्यों नहीं ले रहे? और भाई, नमकियात इतने ऊपर आ गए हैं कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है। ठीक, वाटर लेवल नीचे जाने का मकसद ये है कि दरियाओं में पानी नहीं है। दरियाओं में पानी जो है वो आप समुद्र में फेंक देते हैं। 1 अरब डॉलर महीने का आप पानी फेंक देते हो। आप इतने जालिम हैं कि जब भट्टू ने नेशनलाइज किया बैंकों को भी, तो आपने सिर्फ 3 अरब रुपए में एमसीबी बैंक बेचा था मंशा को, और जिसका आज का प्रॉफिट इस साल का 120 अरब रुपया है। आप इतने जालिम लोग हो। 18.5 करोड़ रुपए में आपने डीजी खां सीमेंट फैक्ट्री बेची थी 1992 में तारक सहगल को। आप इतने जालिम लोग हो। ये अली बाबा 40 चोरों ने तमाशा बनाया हुआ मुल्क का। आप इतने जालिम लोग हो कि ये इंटरनेशनल होटल 1 अरब रुपए में आपने बेचा है। हाँ जी, 2 अरब रुपए में मैं बेच देता हूं। ये क्या तरीका हुआ? भाई, आप लोगों ने वैल्यू ये लगाई है? चोरी का माल समझते हैं आप लोग कौमी असासे को? आपके इल्म में है 6,750 करोड़ रुपया रेलवे का प्रॉफिट है इंडिया का। 6,750 करोड़ ज़रब 3, 18,000 अरब रुपया रेलवे का प्रॉफिट है सिर्फ इंडिया का। ओहो, वही रेलवे आपका नुकसान है। इस तरह स्टील मिल नुकसान है, इस तरह पीआईए का नुकसान है, वाटर का नुकसान है, यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी स्टोर वालों का नुकसान है, पास्को का नुकसान है। यू नेम इट, यू फाइंड इट। कोई अदारा ब्यूरोक्रेसी ने चलाया और कामयाब है तो बता दे। मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिस्टम के खिलाफ हूं कि आप राइट मैन राइट जॉब नहीं देते। मसला ये नहीं है, मसला ये है कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती।
इस्लाहात की तरफ सोचना चाहिए। मायूसी गुनाह है। मैं इस किताब में 2019 से चीख रहा हूं कि 5,000 का नोट बंद कर दो, अच्छा 1,000 का नोट बंद कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा सर? 35,500 अरब से ज्यादा के नोट प्रिंट हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में? स्टेट बैंक ने जो इस ठीक। वक्त जो फैक्ट्स हैं 2-4 महीने पहले के, ठीक है। 50% पैसा लोगों के घरों और जेबों में है, कैश में? कैश में। बैंकों टैक्स में? सिस्टम कैसे ठीक कर सकते हैं? नंबर 1, आपके पास तकरीबन 10.5 करोड़ अकाउंट है बैंकों में। 55 बैंक हैं आपके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ठीक है। 8.5 करोड़ से ज्यादा सेविंग अकाउंट है। 1.5 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट है। 20 लाख के करीब कंपनीज अकाउंट है। ठीक है। अगर आप इनको टैक्स नंबर जारी करें, हाँ जी। अगर एक बंदे के 4 अकाउंट भी हों तो 2.5 करोड़ टैक्स पेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितना? मुझे टाइम दे, 48 घंटे में कर देता हूं। पूछे कैसे? कैसे? स्टेट बैंक, नादरा, हाँ सारे बैंक और FBR हाँ जी। एक कमरे में बिठा दो। ठीक है। एक ID कार्ड नंबर लगाओ, उसको टैक्स नंबर देते जाओ, वही टैक्स नंबर है उसका। जो 18 साल से ज्यादा एज का बंदा है, सबको टैक्स नंबर लगा दो ना। तुम्हारे बाप का पैसा लगता है। इस वक्त पाकिस्तान में 8 करोड़ के करीब वोटर है ना, मिसाल देता हूं जी। तो 8 करोड़ तो टैक्स पेयर होना चाहिए ना। होना चाहिए। कितना है सर? पहले 50 लाख था, अब 59 लाख हो गया। हो। शेम फॉर अस। और यही बात IMF कहता है, यही बात मैं कह रहा हूं, और यही बात पे आपको आना पड़ेगा। अगर आप ना आए तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर इनकलाब इन फ्रांस की तरह आएगा। लोग आपको कुचल देंगे, गाड़ी वाले को मार देंगे। इस वक्त 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तकरीबन 4 अरब रुपया रोज लोग चैरिटी देते हैं, जिससे वो 11 करोड़ लोगों का निजाम चल रहा है। अगर 4 अरब रुपया जो रोज चैरिटी देते हैं, अगर इनका सिस्टम खराब हो गया, और जो हो रहा है और जो हो जाना है, तो फिर ये 11 करोड़ की जगह लोग 13 करोड़ हो जाएंगे, फिर 15 करोड़ हो जाएंगे, यानी कि फिर आप 50% हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो आप कहां खड़े होंगे? बहुत ही डाउन। तो इस वक्त हमें प्लेट को बड़ा करना पड़ेगा, ग्राउंड बड़ी करनी पड़ेगी, हमें टैक्स बेस बढ़ानी पड़ेगी, और ये 48 आवर में बढ़ानी पड़ेगी आपको, जिस तरह मैंने कहा है। ठीक है। आपने 100 प्याज भी खाना है और 100 जूते भी खाने हैं, और आखिर आपने इसी काम पे आना है। चाहे 10 साल बाद आप आए, आपको आना इसी पे पड़ेगा। करना जब पड़ेगा। तक आप 18 साल के बच्चे को टैक्स नंबर नहीं देंगे, आपका सिस्टम पाकिस्तान का नहीं चल सकता। सर एक वो तरीक़ेकार इस्तेमाल हुआ था ना कि प्रॉपर्टी के अंदर आप परचेजिंग कर लें तो आपको पूछा नहीं जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया कुछ अरसे के लिए, फिर लोगों ने इन्वेस्ट किया। इसी तरह की स्कीम्स लानी पड़ेंगी हमें, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, या इसके अलावा भी कोई हल है? मैंने इसके लिए फील्ड मार्शल साहब से अपील की थी अच्छा। ड्यूरिंग द मीटिंग कि सर 1 लाख से ज़्यादा बेनामी प्रॉपर्टियाँ हैं, ये 2 लाख भी फिगर हो सकती है। मिसाल देता हूँ, मेरी 10 प्रॉपर्टी हैं। हाँ जी। 4 मैंने अपने रिश्तेदारों या मुलाजमों के नाम पे कर दी हैं, वो तो टैक्स पेड नहीं है, वो सारी डाटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है। हाँ जी। और 15 नवंबर के बाद फील्ड मार्शल साहब इस पे काम करेंगे, और आप देखेंगे प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रिसेशन आ जाएगा। इससे मजीद बुरा? इससे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो गोल्डन टाइम है प्रॉपर्टी का। भाई ये दफ्तर का किराया आपको पता है 150 रुपया स्क्वायर फुट है। इसका मालिक 150 रुपया 150 रुपीज पर स्क्वायर फुट डिक्लेयर नहीं कर रहा। इसको 50 रुपए में डिक्लेयर किया है उसने, या 60 रुपए में। 100 रुपया ब्लैक मनी है। ये काउंटेबल ही हो, ये अकाउंट में आ जाएगा, ये केस बन जाएगा। तो मुझे ये बताएं
कि अगर आप इस दफ्तर का किराया 1 लाख रुपया दे रहे हैं, रसीद तो आपको 40,000 की मिल रही है, लाख की तो नहीं मिल रही। वो जो 60,000 है वो ब्लैक मनी है, इसको ब्लैक मनी कहते हैं। समझ आ गई आपको? जिस तरह 78 साल से ज़राअत के ऊपर टैक्स नहीं है, हर साल 970 अरब रुपए से ज्यादा 1000 अरब रुपया आपकी इकॉनमी में ब्लैक का इंजेक्ट होता है, और तकरीबन 2000 अरब रुपया साल का रिश्वत का इंजेक्ट होता है आपकी इकॉनमी में। उसके बगैर गुजारा है? मुझे ये बताएं, आपका बच्चा दाखिल कराना हो किसी स्कूल में, मुफ्त हो जाता है? नहीं। क्या वो जो फीसें लेते हैं, एडमिन फीस, ये फीस, वो फीस, पेंट फीस, सफाई फीस, क्या उसका टैक्स देते हैं? नहीं। मुझे ये बताइए, एक ASI जो लाख रुपया तनख्वाह है, उसके 3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो घर का निज़ाम चला के दिखा दे? नहीं चल सकता। तो इसको रिश्वत नहीं कहेंगे तो वो कहाँ से पैसे लेगा? पाकिस्तान में डेली 3 अरब रुपया रिश्वत है और 4 अरब रुपया डेली कम से कम टैक्स चोरी है, कम से कम। सर ये चोरी करते किस तरह से हैं? चोरी देखें, बड़ा आसान सिस्टम है। एक चीज चाइना से आपने इंपोर्ट की, हाँ जी, 10 रुपए की, फर्ज किया $10 में इंपोर्ट की, ठीक है। आपने LC उसकी खुलाई $5 की, $5 की आपने ड्यूटी भी बचा ली, हाँ जी, और $5 वो चोरी है, और वो सीधा साइड पे गबन हो गया। और देखिए, आप अगर बीमार हैं, हाँ जी, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाएंगे। ठीक। मसला हमारी हुकूमतों का 78 साल से ये है कि ये समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट है इससे इंटेलिजेंट बंदा ही कोई नहीं, ये अरफे आखिर है। और भाई, जब तक सेनेट में और असेंबली में बिजनेस कम्युनिटी को कोटा नहीं देंगे, आपका मुआशी निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। ठीक, हमारे प्रोग्रामों से निज़ाम नहीं ठीक होते। जब तक यू हैव नॉट अ पावर, आप हुकूमत नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक। बादशाह और डकैत में क्या फर्क होता है? बादशाह में यह फर्क होता है, उसकी फौज होती है। डकैत में क्या फर्क होता है? उसकी फौज नहीं, उसका छोटा सा कबीला होता है, उसके पास 40 घोड़े होते हैं, बादशाह के पास 4000 घोड़ा होता है। काम दोनों वही कर रहे हैं, वो मुल्क फतह करता है, वो अपने मुल्क को फतह करता है। बिजनेस तरीका, वारदात दोनों का एक है कि गरीब को लूटना है। हुकूमतों का तरीका वारदात भी वही है, गरीब को लूटना है। कभी को अमीर आदमी लूटते देखा? देखे ना, इस मुल्क में जो भिखारी है, जो भीख मांगता है, वो भी टैक्स देता है। वो कैसे सर? वो इस तरह देता है, जब वो सुबह बाथरूम जाता है, पानी का नलका खोलता है, पानी का बिल नहीं देता, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगा हुआ, उस पर सेल टैक्स नहीं लगा हुआ। जब वो बत्ती ऑन करता है, उस पर सेल टैक्स नहीं लगा हुआ। अच्छा चल, जब वो साबुन इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स नहीं लगा हुआ। जब उस पर टॉवल इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स है कि नहीं है? जब वो जूते पहनता है, उस पर टैक्स है कि नहीं है? जब वो कपड़े पहनता है, उस पर टैक्स है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। अब टैक्स अगर गवर्नमेंट ने इकट्ठा नहीं किया, उसमें उस गरीब का क्या कसूर है? उसने तो सब कुछ दे दिया। जब वो सिगरेट पीता है तो उसका टैक्स देता है कि नहीं? बिल्कुल। जब वो खाना खाता है, उसका टैक्स देता है कि नहीं घी का? तो आप कैसे कहते हैं मांगने वाला टैक्स नहीं देता? हर बंदा टैक्स देता है, लेने का तरीकाकार गलत है, सिस्टम नहीं है। ये तो मैंने आपको, या तो आप बताएं कि मुझे ये बताएं, जब आप नहाने गए आज सुबह, आपने जो पानी खोला उस पर टैक्स नहीं दिया, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं तो साबित कर दी है ना आपको। तो इस मुल्क में मांगने वाला भी अगर टैक्स दे रहा है, आप कैसे कहते हैं टैक्स नहीं देते? सिस्टम नहीं है। आपका ब्यूरोक्रेट चाहता ही नहीं है कि मुल्क चले। जिस तरह भट्टू साहब को तबाह करने में ब्यूरोक्रेट और अल्लाह बख्शे डॉक्टर मुबशर हसन का हाथ था, सियासत का मतलब यह नहीं होता कि आप गरीब को गरीब तर कर दें। 11 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, एक एक बेड पे 6-6 बच्चे लेटे हुए हैं, दवाइयां नहीं अस्पतालों में। सिंध में चले जाएं, स्कूलों में लोगों ने भैंसें बांधी हुई हैं, स्कूलों के नामो निशान नहीं, आप टीचरों को तनख्वाहें दे जा रहे हैं। क्या निज़ाम बनाया हुआ है आपने?
क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? इस तरह तो कुफर का निज़ाम चल जाता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। सर आप परेशान हो जाएंगे। मैं तो सोसाइडर हूं, चलता फिरता, सच बताऊंगा। तो सर आप कैसे लग गए थे ये, मतलब इस वादे पे कैसे फाइज हो गए? आपको लाहौर मैंने चैम्बर- 50 साल लाहौर चैम्बर की खिदमत की है। फिर भी लोग जो इर्द गिर्द होते हैं कोई ना कोई फेवर्स तो लेते ही है ना सर। भाई देखें, बात सुने कारोबारी मेरी। शख्सियात बात आपके सुने साथ जो भाई, मिली होती भाई हैं। 70 साल एज हो गई है। हाँ अब जी। इस उम्र में मैं अब्दुस्तार ऐदी होके मरना चाहता हूँ। मैं पैसा लेके मरना नहीं चाहता। फ़िरौन के पास पैसा कब्र में नहीं पड़ा हुआ, ना मुझे कब्र में पैसा चाहिए। मेरा निज़ाम अल्लाह चला रहा है, बिजनेस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, टैक्स दे रहा हूँ, मामला ठीक है। मैं तो खुदा की कसम, मैं पाकिस्तान का पहला वह शख्स हूँ जिसने 25 करोड़ लोगों में से कहा कि मेरे पे 40B लगा दो। 40B का मतलब ये होता है कि तमाम चाबियां FBR ले ले। चेक कर ले। नहीं रही वही, मैं सिर्फ माल सेल करूंगा और खरीदूंगा, सारी प्रोडक्शन तुम्हारे जिम्मे। फिर भागे। 23 सितंबर को मैंने लेटर लिखा, मैं आपको अभी उस व्हाट्सएप भेज देता हूं, पढ़ लीजिएगा। उसमें पहला पॉइंट लिखा कि मैं ऑडिट नहीं कराऊंगा, आप वहां बैठ जाओ मेरी फैक्ट्री। वाह। मैं 25 करोड़ आदमी में वाद आदमी, मैं कहता हूं जाओ पकड़ो, मेरी भी चोरी को चोरी करता है, रोको जाके। यार जब आप शक की बिना पे निजाम चलाएंगे तो निजाम नहीं चलता। नहीं वैसे आपको भी कभी पकड़ने की कोशिश की गई? मैं पॉलिटिक्स में आया क्यों? 96 में हमसे चोरी करवाते थे, खुद ही पकड़ लेते थे। अच्छा, खुद ही चोरी करवाते थे और खुद ही पकड़ लेते थे। होता क्या था, एक गेट पास बुक होती है, उस पे असिस्टेंट कमिश्नर साइन करता है। अच्छा। पिछले पेज पे, ताकि बुक ना चेंज हो। हम उस बुक पे सारा दिन काटते हैं। एक वो डुप्लीकेट दे जाता है, कहता है यार कुछ चेक होया तो उसी, मसलन 100 बैग मैंने बेचा है या 100 आइटम 100 मोबाइल मैंने आज निकाले हैं। हाँ। कहता है जी आप 100 निकाल लो, अगर अच्छा। चेक हो गए तो 100 लिख देना, नहीं तो 10 कर देना। ये खुद बताते हैं, चोरी खुद करवाते हैं, तरीकेकार बताते हैं। उनके बगैर चोरी हो ही नहीं सकती। मैंने आपसे अर्ज किया है कि 3 अरब रुपया डेली रिश्वत है और 4 से 5 अरब रुपए का डेली टैक्स चोरी होता है। स्ट्रेंज। ये क्यों हो रहा है? क्यों शुगर मिलों पे चेकिंग शुरू हुई है तो उनका रेवेन्यू बढ़ गया? क्यों सिगरेट मिलों पे चेकिंग हुई है तो रेवेन्यू बढ़ गया, डबल से ट्रिपल हो गया? क्यों बॉटल इंडस्ट्री में रेवेन्यू ट्रिपल हो गया? क्यों हुआ है? भाईजान, हम बेसिकली हर वक्त ब्यूरोक्रेसी चोरी करने का रास्ता बताती है। कोई बदैसी चोर नहीं होता, हालात बना देते हैं और मजबूर कर देते हैं क्या? अगर नहीं करते फिर फाटा पाटा और गुदून अमाजई जैसे काम शुरू कर देते हैं, वहां पे एग्जम्पशन दे देते हैं, लीगल चोरी करने का तरीका। जैसे अंग्रेज के वक्त में अफीम बेचने के लिए ठेका दिया जाता था, इस तरह ये फाटा पाटा बना दिया कि वहां पे आप जाओ, आपको ड्यूटी फ्री है। वही घी बन के पंजाब आता है, वही घी। बल्कि कई दोस्त ऐसे हैं जो कराची में ही माल बेच देते हैं, फाटा फाटा पहुंचते ही नहीं। हम ऐसे कमबख्त हैं कि हम इस घर को ही चला रहे हैं और हर बंदा हिस्सा डाल रहा है, और जो नहीं डाल रहा उसको मेरे जैसा पागल कहते हैं। नहीं अबूजर शाह साहब, वही मैं कह रहा हूँ, आपकी दोस्त है बाब और आपके जो पीयर ग्रुप है उसमें कारोबारी शख्सियात ही हैं ऑब्वियसली। सर जितना बड़ा, मैं तो सीधा कहता हूं जिड्डा लुच्चा ओडा ऊंचा। देखे ना फ्रॉड के रास्ते हैं। देखे ना, एक फ्रॉड करना ही से अगर बड़ा बनना है तो लानत है यार, बड़े फ्रॉड कर लिए यार, बड़ा कुछ हो गया यार, माफी दे दे अल्लाह मियां, माफ कर दे हमें, बस कर दे इस मुल्क को। आपने वो सीन देखे जब एक बंदा सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहा है, उसको देखो, उसकी जिंदगी कैसे है। मैं लैंड क्रूजर पे घूमता हूं तो टैक्स दे के आया हूं। कितनी गाड़ियां रखी हुई हैं सर? अब माशाल्लाह सारे बच्चों के पास गाड़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज डिक्लेयर है। वेरी नाइस। 6.5 मिलियन डॉलर 1998 28 मई को मेरे फ्रीज हुए थे। $65 लाख उस वक्त मेरे पास था।
जो फ्रीज हो गया था। हाँ, अल्लाह का शुक्र है 65 नहीं अब रहा, अब 40 रह गया, 35 रह गया। खा 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 के गिर गए हैं, अब हिम्मत नहीं है। सन 98 की मेरी वेल्थ और आज की वेल्थ 50% से नीचे चली गई है। क्यों? हिम्मत ही नहीं चोरी करे। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे अब? बस कर दो यार, जो कुछ हुआ गया अल्लाह माफ कर दे पिछले गुनाह बस। मगर हमें खौफ खुदा नहीं है, हम अल्लाह के खौफ से नहीं डरते। हम डरते हैं उस कमिश्नर से जो खुजानी भी है, राशि भी है और शराबी भी है। 28 करोड़ रुपए के लिए लाहौर में गोलियां चल गई, आपने पिछले साल आपने सुना होगा। और भाईजान ये दूध के धुले हुए हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन तो करो। 7 करोड़ रुपया एक असिस्टेंट डायरेक्टर गोंदल नाम का सोशल सिक्योरिटी का रिश्वत लेता है साल की। 100 असिस्टेंट डायरेक्टर है सोशल सिक्योरिटी का, अगर एवरेज 3 करोड़ रुपया भी लेते हो रिश्वत साल की, कहाँ जाती है बात सर? ओ भाईजान 3 करोड़ रुपया एक इंस्पेक्टर, 100 असिस्टेंट डायरेक्टर जरब दें। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट बता रहा हूं। इस तरह लेबर, इस तरह OAIB, यार यू नेम इट यू फाइंड इट। कितने डिपार्टमेंट्स हैं अभी टोटल पाकिस्तान में अगर बात करें जो काम मुझे कर तो रहे हैं? इतना पता है, मेरी 36 बीवी हैं, बस मुझे इतना पता है। आप पास पढ़े, हर बीवी का नखरा है। हाय 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 हाय। 36 फैक्ट्री है, हर जोजा को मैं पैसे भेजता हूँ। 36 बीवी हैं मेरी, सबको पैसे जाते हैं, सबको पैसे जाते। हैप्पी हैं सारे। मैं नहीं देता, बाकी मतलब वही बात, सब देते हैं। जो नहीं देगा वो तरक्की नहीं कर सकता, वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता। अब ये 2025 में जो फैक्ट्री बंदा वही लगाएगा जो 36 बीवियां अफोर्ड कर सकता है, जो वरना- 36 महकमे को रिश्वत दे सकता है। नफका कहते हैं ना। हाँ जी, आप जब निकाह करते हैं तो जो जोजा आप लेके आते हैं उसका नाम, नफका, खाना, जिम्मेदारी पीना, होती है जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल ठीक। तो जब मैं जिम्मेदारी 36 फैक्ट्रियों की मैंने उठाई है, इंडस्ट्री नहीं उठानी है, तो मुल्क ने खाक तरक्की करनी है। जिस मुल्क में 36 फैक्ट्री एक इंडस्ट्री के पीछे पड़े हो, खुदा की कसम मेरे खून जल रहा है आपको बताऊं तो। सेंचुरी पेपर मिल 26 दिन बंद रही है, 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट का। एक डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने जाके कहा धुआं निकल रहा है, और बंदे ने सांस नहीं लेनी तो क्या लेना है? फैक्ट्री में धुआं नहीं निकलेगा तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? इस तरह के अकल के अंधे अफसर आपने लगाए हुए हैं, इसलिए आपकी कौम तरक्की नहीं कर रही। आप क्या समझते हैं कि हमारे दुनिया में लोगों के 4 हाथ होते हैं, 6 आंखें होती हैं, सब कुछ हमारा ठीक है। बात यह है कि सिस्टम नहीं है। आपके दोस्त साहब आप कहते नहीं कि यार साढ़े चट्टे खट्टे खोली जा रहे हो? यार मैं एक बात बताऊं, मैंने उनकी कब्र में जाना कि अपनी में जाना? अपनी में। कब्र का साइज उनका मेरे से बड़ा होगा? नहीं, सेम साइज। तो मैं अल्लाह को जवाब देना कि इनको देना? अल्लाह को। मेरा रिजाइन पड़ा है आपने जो मैंने दिया? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे बता देते हैं अगर। सर उसमें मैंने कहा है 548 अरब रुपया 2% लोन पे इमरान खान ने दिया था इंडस्ट्री लगाने के लिए। हाँ जी। लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी ली, लोगों ने उसके स्टॉक एक्सचेंज में पैसे रखे, लोगों ने उसकी जगह बैंकों में सूद पे रखा पैसा, 2% पे लेके 22% पे बैंकों में जमा करा दिया। मैंने कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन कराओ, और वो इंशाल्लाह हो रही है। चीफ साहब ने कह दिया मैं करवा रहा हूँ। ओहो, मतलब 2% पे लिया हुआ लोन 22% पे रखवा दिया बैंकों में। हाँ, या स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, या प्रॉपर्टी खरीद ली। पैसा तो वो इंडस्ट्री के लिए था, और वो लाके इधर उधर गया। हाँ भाईजान, मैं तो आपको सीधे लफ्जों में कह रहा हूं कि जब सच कड़वा इतना होता है, बर्दाश्त नहीं होता किसी से। ठीक कह रहे हैं। मुझे इस उम्र में, 70 साल की उम्र में, अल्लाह सलामत रखे आपको, मैंने इस कौम को अगर कुछ डिलीवर करना है तो हकाइक तो बता जाऊं कि ये कुछ कर रहे हैं आप लोग। मुझे ये बताएं, आप एक रेडी वाले को उठा के फेंक देते हो, मॉडल टाउन कचहरी देख लो, लाहौर कचहरी जाके देख लो, कैंट कचहरी देख लो, जज के दफ्तर के सामने वकील का दफ्तर है, नक्शा पास है उसका? नहीं है।
तो ये कानून की हुक्मरानी होगी फिर इस मुल्क में। इस तरह का मुल्क चाहिए पाकिस्तान। क़ायद आज़म ने इसलिए बनाया था कि इस तरह वकील, इस तरह दफ्तर बनाएंगे, और आपने वो परिंदे, लाखों परिंदे मार दिए नजायज जगह पे पड़े हुए। गलत काम हुआ। परिंदों को कम से कम जान है, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। बात यह है, किसी की नाहक कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। किसी की जान लेना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, इसकी जो बाद में कुछ तहरीक भी चलती रही कि ये क्या कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ कई लोग कहते हैं जी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था। हालांकि उन्होंने नोटिस दिए। सर ये कहा जाता है, मैं कहता हूँ सारी बात ठीक है। पहली तो बात ये कि उस टाइम के अफसरों को बुलाया जाए ना, चाहे वो रिटायर्ड भी हो गए हैं, उनको फांसी लगाओ ना, जिन्होंने बिल्डिंगें बनने दी थी। वो तो दूध के धुले हुए घर सोए हुए हैं। यार ये तो कोई बात नहीं है। इस तरह तू तवाइफ भी नहीं करती, वो भी बच्चा अपने पास संभाल लेती है। ये तो तवाइफों से बुरा काम आपने किया। वो बंदे कहां हैं जिसने वक्त ये जुर्म हुआ? वो बंदे कहां हैं? आज लियाकत अली खान की फैमिली किराए के मकानों में रह रही है। नहीं तो मैं प्रूफ दे देता हूं। वो कागजें पकड़ के बेचारे फिर रहे हैं। मेरे पास नंबर है, मैं आपको दे देता हूं। बुला लें उन्हें, उनके साथ क्या जिंदगी बीत रही है। लियाकत अली खान का सक्का भतीजा सड़कों पे, खुदा की कसम मैं क्या बताऊं उसकी क्या हालत है इस वक्त। 2000 कनाल का मालिक है, मिल नहीं रहा कुछ, रात की रोटी नहीं है उसके पास। नवाबजादा लियाकत अली खान की मैं फैमिली की बात कर रहा हूं। भाईजान, इस कौम का ये हाल है। जब जस्टिस मुनीर जैसे पैदा होंगे तो यही रिजल्ट निकलेंगे। बात यह है, इंसाफ का निज़ाम आपका नहीं है। CGD आपने बना दी जी, बंदे मारी जाओ। पैरा फोर्सेस बनाई। ये क्या, 40% ये कहते हैं क्या, क्राइम कम हो ये गया। मुझे ये बता दे, कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हाई कोर्ट, ये सेशन कोर्टों को, अदालतों को खाली करा दो। मुझे खुदा की कसम ये खाली हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा सर? भाई मैं बात कर रहा हूं, जो वकील वहां पे दफ्तर बना के बैठे हैं अदालतों में, इनको खाली कराओ ना। आप कभी गए हैं कचहरी? जी जी। और जज के सामने वकील का दफ्तर है, बिजली भी लगी हुई है। हाँ जी। ओ भाई, अनऑथोराइज जगह पे कनेक्शन कैसे लग गया? वो कानून के रखवाले हैं। क्या इंसाफ देंगे? जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सड़कों पर नहीं रुला इंसाफ के लिए। यही अगर इंसाफ सही होता तो आज हमें इंसाफ मिल जाता। देखिए, आपने 800 बंदा मारा, मैं कहता हूं 100% गलत तो होंगे। अदालतें कहां थी? कानून देखें आप हाथ में क्यों? देखिए, एक बंदा वायलेशन कर रहा है, उसको आप चालान करते हैं, हेलमेट नहीं पहना जी, और एक बंदा सरन आपके सामने, अदालत के सामने बैठा, बगैर किराए के, बगैर जमीन उसकी नहीं, सिर्फ अपनी ईंटें लगा के कब्जा करके बैठा। आप उसका क्या कर सकते हैं? चले मुझे बताएं, हल बता दे इसका। स्टे लेके बैठा हुआ। स्टे किस बात का? वही मैं कह रहा हूँ, FC बैठे हुए हैं। स्टे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके सामने, अदालत के बिल्कुल सामने फुटपाथ पे अगर कोई रेडी लगा के बैठा है, पीरा वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं, उसके मारते भी हैं, क्योंकि वो गरीब है, उसने काला कोट नहीं पहना हुआ। ये फर्क है। ये आपके मुल्क की तबाही की वजह है कि जब ताकतवर को आप इंसेंटिव दे देंगे तो कमजोर तो मर जाएगा। वो जिस तरह फलस्तीन में वो एक बच्चे ने कहा था, मैं अल्लाह के यहाँ जाके कहूंगा, या अल्लाह मुझे रोटी तो दे दे, मैं कितने दिन का भूखा हूं। बिल्कुल ठीक। इस तरह लोग बददुआएं देंगे आपको। कौमें इस तरह थोड़ी तरक्की करती हैं जिस तरह आप सोच रहे हैं। तो आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत काम कर रही है? अपने लिए कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडस्ट्री तो नहीं चल रही। इंडस्ट्री नहीं चल रही। उसकी वजह देखिए ना, इंडस्ट्री कैसे चले। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है आपका। ठीक है। 16 सेंट की बिजली
पड़ोसी मुल्क 8 सेंट की बिजली, जी कैसे चलेंगे? ये बिजली जिन्होंने दी है इस मुल्क को, इसमें मंशा साहब भी थे शामिल, उनका भी पावर प्लांट है। अच्छा यार इन जालिमों को शर्म नहीं आ रही? आप एक गरीब को लूट लेते हैं तो आप कहते हैं मेरी फनकारी है। ये मजहब तो नहीं कहता, कोई दुनिया का कारोबार तो नहीं कहता आप किसी को लूट लो। भाईजान आप हैरान होंगे कि जियाउल हक साहब ने 14.5 करोड़ में 5 पीसी होटल बेचे थे अशवानी को। 14.5 करोड़ में? 14.5 करोड़ में सन 84 में 5 पीसी होटल बेचे थे। अच्छा। कराची, हाँ कोयटा, ठीक है, पेशावर, पिंडी, लाहौर। 14.5 करोड़ रुपए में अशवानी को बेचे थे। क्यों बेचे थे? कि अशवानी साहब आगा खान के फ्रंटमैन थे और अफगानिस्तान असला जो सप्लाई होता था उसकी कमीशन लेते थे, और एज ए कमीशन एजेंट उसको कहा कि यार तुम्हें ओबलाइज करते हैं। इस तरह हमारे हुक्मरानों ने चीज़ें बांटी हुई हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा हमारे हुक्मरान हैं और बिजनेस कम्युनिटी है वो मिलके काम करते हैं ना, एक पेज पे नहीं है। फिर सर फ्रंटमैन को किस तरह से राजी किया जाता है? देखिए ये क्या करते हैं, ये अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग है ऊपर, अपने दमादों को, अपने बच्चों को, अपने अजीजों को ओबलाइज करते हैं। मेरे पास इरफान सिद्दीकी साहब के बेटे की समरी आई कि से जी पिबट का सीईओ लगा दें। अच्छा। मैंने रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा जी 20 लाख इसे तनख्वाह दें, हाँ। 7 ड्राइवर दें, 7 बोर्ची दें, सलाह फलाना सहूलतें दें, और जिसके नीचे इसने काम करना है वो तो सेक्टर इंडस्ट्री, वो तो 4 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। ये इस मुल्क में होता है। मेरे पे बड़ा प्रेशर आया। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा, किसी और से करवा लेना, मैं तो नहीं करूंगा। सर खड़ा होना पड़ता है। 500 बोर्ड है इस तरह के जिसपे सारे रिश्तेदार, दोस्त, रिश्तेदार, जजों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे, पॉलिटिशियनों के बच्चे लगे हुए हैं। और मजे की बात बताऊं, एक प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया कि SCCP का चेयरमैन और 3 बोर्ड डायरेक्टर 1 करोड़ 38 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेते हैं। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस पर एक्शन लिया और 15 दिन पहले उनको नौकरी से निकाल दिया। अल्लाह अकबर। सर चीफ साहब कहां कहां देखें, क्या क्या चीज देखे एक बंदा? फील्ड मार्शल किधर जाए? मुल्क की सूरत हाल भी ये है, इस नहज पे मामलात भी इस तरह के चल हर रहे हैं। शाख पे उल्लू बैठा है, दुश्मन अंदर से भी अंजामे निकल गुलस्तान रहे क्या हैं। होगा? हाँ हाँ, असल मसला ये है कि हर जगह ही उल्लू बैठे हुए हैं। क्या बात है। सच बताओ तो इनको बुरा लगता है। कोई अफसर, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड की आप आज ही इन्वेस्टिगेशन करा लें। जब वो लाहौर आया, मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूं जो साइकिल पे आए थे, आज 40-40 कनाल की कोठी में रह रहे। भाईजान सच बड़ा कड़वा है और सच लोग अब सुनना चाहते हैं। सही कह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, कौम में ताकत खत्म हो गई है। अब वो आलम आ गया कि वो कह रहे कि करी जो नहीं, अब ये जिस तरह चाइना की कौम नशाई थी ना, हाँ जी, तो चुमलाई ने कितना बड़ा बंदे मारे थे, हाँ। तो सारे नशा छोड़ गए थे। हाँ। हमें भी यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा। ये जो कातिल हैं कौम के, इनको फिक्स करना पड़ेगा आपको। हुकूमतें ऐसे नहीं चलेंगी। अब हुकूमत चलाने के लिए आपको टीम चाहिए। क्या यही टीम है कि ये इनका बच्चा प्राइम मिनिस्टर बने, इनका भाई बने, इनका खानदान बने? तो फिर ये मुगल बादशाह का दौर कर दे ना, फिर हमें बादशाहत में ले ले। हम बादशाह सलामत को राम राम करें, माफ करें, या अल्लाह बादशाह सलामत, जो आप कहेंगे हो जाएगा। तो फिर वो बादशाहत ले आए ना। ठीक कह रहे हैं। राय को रोटी तो दे दें। एक तरफ जमहूरियत कह रहे हैं। अगर
दुबई का सिस्टम 5% पे चल सकता है, तो पाकिस्तान में 30% टैक्स किस बात का? क्योंकि वहां सबको 5% देना पड़ता है, वहां किसी को एग्जम्पशन नहीं है, सबके लिए एक रूल है। एक रूल है। तो भाईजान, अगर आपने सिस्टम उठाना है तो जब सऊदी अरब का उठा लो, यूए का उठा लो, जर्मनी का उठा लो, यूके का उठा लो, ठीक है, कुछ सिस्टम तो लेके आओ कि इससे सिस्टम है हमारा। आप सच नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि सिस्टम में जब कोई आना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक। पीआईए नुकसान सियाल। अच्छा, वो प्राइवेटाइज की बात आपने की, प्राइवेटाइजेशन से फायदा होता है या नुकसान होता है? प्राइवेटाइजेशन में पीटीसीएल का फायदा हुआ, सेठों को फायदा होगा। हाँ, सेठों को फायदा हो जाएगा और कौम की जान छूट जाएगी। मतलब नहीं, अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाता है या पीआईए प्राइवेटाइज हो जाता है या इस तरह के मुख्तलिफ इदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं, लाइक पीटीसीएल वन ऑफ द एग्जाम्पल, कि वो प्राइवेटाइज हुआ, उसके बाद वो फिर बहुत ज़्यादा तरक्की भी की और रेवेन्यू जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा करामत साबित हुआ। इस तरह आपका ख्याल क्या है कि अगर ये प्राइवेटाइज करते हैं, गवर्नमेंट बेचे ना, मगर इसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे, कॉन्ट्रैक्ट पे दे, बेच के तो वो सारा सबसे पहले सब कुछ खा जाएगा। जैसे सीबीडी में हुआ है, 2 साल से एलडीए को क्या मिला है? आज उनके केस सुन नहीं रहे, परसों से क्या कहानी चल रही है, सीबीडी ने 1 रुपया नहीं दिया किसी को। ओ कहानीबाज नहीं चाहिए। ओ भाई, ठेका है, जैसे बचपन में किराए पे साइकिल लेते थे, 1 रुपया दिया, 1 घंटा साइकिल चलाई, तो वापस कर दी। सीधी बात है भाई, ये रेल है, इसको चलाओ, ये जहाज है, तुम चलाओ, हम सारा स्टाफ फिनिश करते हैं और सिस्टम चलाओ। ठीक है। ये बेचने के बाद क्या होता है, सेठ वो मनमानियां करते हैं, आप सोच नहीं सकते। कई लोग इतनी तकलीफ में आ जाते हैं कि यार ये तो कोई प्रमोशन ही नहीं है, फिर गोल्डन शेक हैंड करके उसको फारग कर देते हैं बंदों को, क्योंकि बंदे ही गलत भर्ती किए हुए हैं ना। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन भी रहे, और लेकिन बिजनेस कम्युनिटी अब भी शिकायत करती है कि चैम्बर सिर्फ एलीट के लिए काम करता है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? 100% गलत है। सुनिए, हाँ जी, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, वो एक छोटे से दुकानदार है, उनकी रेक्शन की दुकान है, और जाके देख लें चमड़ा मार्केट में। और जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी भी इससे, इस स्टूडियो से भी छोटी दुकान है लाइटों की। क्या बात कर रहे हैं आप? यही तो फर्क आया, यही तो हमारे ग्रुप की खूबी है। हाँ, उसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो कार मैन्युफैक्चरर है, शेख तनवीर साहब। हाँ जी, वो जरूर है, मगर ये दोनों तो दुकानदार हैं। और आप लोगों ने इनको ओहदे दिए, फिर भाईजान सिलेक्ट कैसे करते हैं? भाईजान उसकी परफॉर्मेंस, मेहनत। अगर एक ग्रुप में बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको ही आगे लाना है ना। हम किसी और को, मेरा तो रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल ठीक, मेरे तीनों को रिश्तेदार नहीं है। पहले तो यहां रिश्तेदारियां चलती थी, दादा भी सदर, बेटा भी सदर, पोता भी सदर, बाप भी सदर, जुआई भी सदर, भाई भी सदर, छोटा भाई भी सदर। पहले तो यहां ये कहानी थी। वाह सर, आपके दौर में आपसे किसी ने नहीं कहा कि मुझे ब्लाइज करो? किस बात का? किसी भी हवाले से? सर अल्लाह का शुक्र है, रिप्यूट ही ऐसी है, कोई जुर्रत नहीं करता। हाँ, 5-6 काम गलत हुए, वो मैंने फिर FIA को रिपोर्ट कर दिए थे कि ये काम मेरे से गलत हुआ है। अच्छा, ये आपने खुद रिपोर्ट कर दिया? मैंने कहा कि ये गलत काम हुआ है मेरे से। वेरी नाइस सर। मेरे रिजाइन में शामिल लिखा हुआ है। एक दोस्त ने गलत काम करवाया, एक हजाम को और एक कसाई को इटली का वीज़ा रिकमेंडेशन कराई मेरे से, और मैं मना किया। उन्होंने क्या करो, मैंने कहा नहीं, मैं तो सबको बताऊंगा। कसाई और हजाम को इटली का वीज़ा। अल्लाह अकबर, कैसे यार, वीज़ा लगवा के दिया। खुशकिस्मत कसाई और हजाम थे। बात पीछे जो भी कहानी है मैं आपको रिजाइन भेज दूंगा, उसमें लिखा हुआ है। ये तो पूरे लाहौर को पता है। वाह। मैं देखे, मेरा बेटा भी, मेरी औलाद भी गलत करेगी तो मैं जरूर कहूंगा ये गलत काम हुआ है। ये अगर गलत काम है तो मानो ना उसको। सर अभी ये FIA वाला भी आपने देखा है, नजर से गुजरा है ये मामला जो चल रहा है? क्या? जो अफसरान पकड़े गए हैं? सर बिल्कुल, आपने जो अफसरान पकड़े हैं, क्या कहानी थी उनकी? वो बार्गेनिंग करते थे, सारा दिन पैसे कमाते थे।
देखे ना, यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाईजान इस अवाम में सब नंगे हैं, क्योंकि कौम का वतीरा बन चुका है। कि वर्ड दो बस मुल्क ऐसे। आपने वो सवाल बड़ा अच्छा किया कि कौन सा दौर सबसे अच्छा रहा जी। 78 साल में। 33 साल तकरीबन आर्मी का दौर सबसे अच्छे दौर थे। अयूब खान के टाइम पे डैम बने, इंडस्ट्री लगी, फिर ज़ियाउल हक साहब ने इंडस्ट्री बड़ी प्रमोट की, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने आके बहुत ज़्यादा बिजनेस को बूम दिया। ठीक है। बदकिस्मती ये है कि जमहूरी हुकूमत कोई भी रही है, उसमें कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आए। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जो मक्खन लगाने वाले लोग थे, पॉलिशिए, बूट पॉलिश करने वाले, वो लोग ऊपर चले गए। उन्होंने जिस तरह मुफ्त में डीजी खां सीमेंट फैक्ट्री भी की, जिस तरह आपका एमसीबी बैंक, यूनाइटेड बैंक, आपका अलाइड बैंक मुफ्त बिके, इस तरह के काम हुए। क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम आता है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी को बुलाइश करती है, पार्टी लोगों को बुलाइश करती है, उसका नुकसानात हुए। देखें, पाकिस्तान की लाइफ में 45 साल जमहूरी हुकूमत रही। हाँ जी। मुझे एक वक्त भी अच्छा बता दें किसी के दौर में कोई शॉर्टेज। सर, जब से मैं पैदा हुआ मैं भी ये सुनता रहा हूँ, ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया, ये महंगा हो गया और मजीद महंगा हो गया। नहीं, एजुकेशन सिस्टम ही ठीक कर सके अभी तक। कोई मुझे बता दे सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ के निकला। अब तो वो सर वो आउटसोर्स करने वाला उन्होंने प्लान किया है ना। मैं कहता हूं मुझे ये बताएं कि असेंबलियां सिर्फ कर्जे लेने के लिए बैठी हैं? क्या असेंबलियां सिर्फ इसलिए बैठी हैं जो पैसा यहां से लूट के ले गया उसको वापस लाने के लिए नहीं डिस्कशन होनी चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? क्या ये पुलिस मुकाबले ही कराने हैं? क्या मुल्क इस तरह तरक्की करते हैं? कहते हैं 40% क्राइम कम हुआ है। यार ये कोई तरीका है क्राइम कम करने का? अदालतें क्यों नहीं जिंदा? अदालतों को क्यों नहीं मजबूत किया गया? लेकिन आपकी ही बात थी कि 3 कत्ल थे बरी वो इसलिए ना, आपका लॉ सिस्टम ठीक नहीं है ना। आप देखें अब जो कब्जों के ऊपर 78 साल के बाद आपने मैडम साहबा कानून लाई हैं, ये अगर भट्टू साहब ले आते, कब्जे उस वक्त भी तो हो रहे थे। हाँ जी। तो क्यों नहीं लाया गया? मैडम मरियम नवाज साहबा जो काम कर रही हैं, तंग आके कही है ना, इस पे उनकी बड़ी एफर्ट्स है, बड़ी एफर्ट्स, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर जब देखें, ये असेंबली में डिस्कशन होनी चाहिए थी ना बातें कि जी अगर ये कोई बंदा इस तरह करेगा उसको फायर कर देंगे, बात खत्म करें ना। स्टेट अवे। जब अदालतें काम ना करेंगी तो क्या होगा? फिर यही होगा कुछ, यही सब। फिर ये कुछ हुकूमत क्या करे? हुकूमत सिस्टम चलाए, हुकूमत अपना सिस्टम चलाए, हुकूमत क्या करे? मगर दुश्मन अनासिर बेहतरीन दौर जो रहा है अयूब खान का रहा है, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का बेहतरीन टाइम था, उसके बाद मुशर्रफ साहब का आइडियल टाइम था। और आपने देखा है कि 33 साल फौज की ये जो हुकूमत थी वो बेहतरीन आइडियल टाइम गिना जाता है, और लोगों को सुकून भी था और टेंशन भी थी। मगर जमहूरी सिस्टम ने आके लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया, यानी कि सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जमहूरियत जिंदा है। ठीक है, अपनी मन के बंदे ले आओ तो ठीक है, नहीं आएंगे तो गलत है। ठीक हो गया। सर, पाकिस्तान पे अब करंटली कर्जा कितना है 2025 चल? 130 अरब डॉलर तो सिर्फ IMF का और वर्ल्ड बैंक का और दूसरे कर्जे हैं, और तकरीबन 8700 अरब रुपया स्टेट बैंक का कर्जा है, मुस्लिम बैंकों का कर्जा है, और जो इस साल 1 लाख अरब हो जाएगा। इस साल एंड पे, मतलब ये दिसंबर तक? नहीं 2026 में। जी हाँ। और सर, एक शख्स पाकिस्तानी शहरी, आम शहरी, टैक्स तकरीबन इस वक्त 4 लाख से प्लस, फिगर मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 4,35,000 रुपये पर पर्सन जो है इस वक्त कर्जा है एक बंदे के, हर शहरी पे। और देखें टैक्स की बात, देखें आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। मिसाल देता हूँ, एक बंदा खरात मांगता है 1500 रुपया रोज, उसमें 600 रुपया रोज तो टैक्स दे दिया उसने। हाँ, वो मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें गदागीर का डाटा निकला। हाँ, वो कहते हैं इस्लामाबाद से वो 2500 कमाता है, कराची से वो 1500 कमाता है अप्रॉक्सीमेटली डेली का, और लाहौर से वो 1000 रुपया कमाता है डेली का गदागीर। और तो वो कैलकुलेट करें जरा। ये तो देखें, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर हमने तो बताने हैं जो FBR दे रहा है। हाँ। मगर आप ये देखें कि टैक्स चोरी क्यों हो रही है।
टैक्स चोरी की दो वजूहत, एक प्राइस ज़्यादा। हाँ जी। जब आप एक चीज़ की कीमत मतलब 100 रुपए की चीज़ के ऊपर आपको पता है कितना टैक्स है? कितना? 18% सेल टैक्स। ठीक है। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हैं तो 5% और 23%, 5% होल्डिंग टैक्स, 28%। 28% हो गया। ये आपने देना है एक फैक्ट्री से एक चीज़ बाहर निकली है, मसलन पेप्सी कोला की बोतल की असल कीमत अगर 100 रुपया है हाँ जी। और उस पर 28 रुपये टैक्स है, 128 रुपये की पड़ती है आपको। 28% टैक्स, ह्यूज टैक्स। इंडिया में 8% है, 8.5%। ये भी एक तासुर है कि ये जो टैक्सेस लगाए गए ज़्यादा, उसकी वजह से ये कंपनीज भी चली गई, क्योंकि 60% टैक्सेस उनको देने पड़ते थे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उन्हें पड़ती थी। ये बात भी सुनने में आई। वो भी बात है, मगर उससे ज़्यादा जो थी स्पीड मनी थी। उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी कि स्पीड मनी को कहाँ लिखें। अब ICI कंपनी 200 साल पुरानी कंपनी, हाँ जी। 250 साल बल्कि पुरानी कंपनी वाइंड अप कर गई है। हाँ जी। क्यों कर गई है? वो कहते हैं स्पीड मनी को कहाँ लिखें। अच्छा, स्पीड मनी क्या होती है सर? रिश्वत। अच्छा, स्पीड है ना जी, एन पहिया ला दो, जैसे मलक रियाज कहते थे, फाइलानो। वो कहते हैं ये हमारे पास है ही नहीं। तो वो कंपनियां जो छोड़ के गई हैं, वो टैक्स सिस्टम अपनी जगह पे है, उसमें बेसिक रीजन था वो जो स्पीड मनी का, रिश्वत का पैसा था, उनके पास कोई जगह नहीं थी। अच्छा, इंटरनेशनल लोगों से भी, कंपनी से भी पैसा पूरा ले लेते? नहीं, वो देते नहीं थे, उनको फिर कसते थे। देखे ना, हर वक्त 36 महकमे, एक मर्द हो, एक इंडस्ट्री हो, उसको 36 बंदे आगे रोज पूछे भाईजान की हाल है ताड़ा, और नहीं बीमार हो गएगा, मैंने गोली मारो मैं मर जाना। ओ भाई, इंडस्ट्री चलाने दो। हाँ, उन्हें कहना मैं ठीक ही है, ताड़ी मेहरबानी, मेरी जान छाड़ दो, इन्ने बंदे मेरा हाल ना पूछो। हाँ, वो क्या करेगा? मुझे बता दें आप कि भी एक फैक्ट्री को 36 जानवर चमड़ जाए, ये जानवर है, ये पाकिस्तान के महकमे जानवर हैं, गिद्ध की तरह हैं, गिद्धों की तरह माल उठा लेते हैं, जिसको पैसे ना दो वो बाप बन जाता है, रोज आपके लिए एक मुसीबत बना देगा। मैं तो सबको कहता हूं मैंने छेड़ो, मुझे नहीं छेड़ते, ना लेबर वाला आता है ना कोई। मेरे फैक्ट्री में किसी ने बदला लेना हो तो उसको कहता है यार वो फैक्ट्री चला जाओ, अबूजर गिलानी चला जाओ। हुआ है। हाँ, बाकी सुना दे, वो बड़ा वाकई सुनाओ ना जरा। सर, एक बंदा आया, गिलानी नाम था उसका। अच्छा, वो इंस्पेक्टर था लेबर का। अच्छा, वो कहीं मेरी फैक्ट्री चला गया। मेरे मैनेजर ने कहा कि, उन्हें कहा फैक्ट्री बंद करो। अच्छा, उन्होंने कहा साढ़े बॉस का हुक्म है, फैक्ट्री नहीं बंद होनी। कहते ताड़ा बॉस एडा की एडा बदमाश रह जाए। उन्होंने कहा साहब ने कहा मेरा जनाजा भी होवे ना तो फैक्ट्री ना बंद करना। उन्होंने कहा एडा बड़ा पहलवान है कोई। उन्होंने कहा मैं तो ताला लाना, उन्हें ताला लाता। मैं अपने बंदे ने कहा वेल्डिंग कटते फैक्ट्री चला। अच्छा, वो गिलानी साहब जनाब दोबारा आ गए। उन्होंने मेरे बात की थी, कहता जी मैं गिलानी वो। मैं कहा अच्छा फलाए गिलानी साहब, मैं तो फैक्ट्री बंद करनी है। मैं कहा तेरा बाप भी नहीं कर सकता। कहता मैं बंद करके जानी है। मैं कहा तेनू फिर पता ही नहीं मैं कौन है। हाँ। अगले दिन सुबह मैं DG लेबर के पास चला गया। ठीक है। मैं कहा ये बंदा बुलाओ। वो गिलानी साहब क्या है ना, मेरा कसूर की है। लो जी, वो बंदा ना, DG ने कहा कि भाई क्या नोटिस दिया है तुमने, ताला क्यों लगाया? हाँ। फैक्ट्री बंद करने का मकसद बताओ। हाँ, पर्पस। अच्छा खैर, वो DG लेबर खुद पेश ना हुआ, उसकी जगह पे डिप्टी डायरेक्टर पेश हुआ। ठीक है। मैं DG साहब ने मेरे सामने कहा जी अबूजर साहब हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उस वक्त मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट नहीं बना था। अच्छा। मशहूर बिजनेस लीडर हैं यार, कारोबारी लोग हैं, आपने ये क्या किया वहाँ पे? मैं कहा जी वो गिलानी। DG ने कहा अभी जब तक वो माफ़ी नहीं ना देते सस्पेंड।
तू सस्पेंड है। लो जी, वो बंदा मेरे घर के दरवाजे के बाहर बैठ गया आके, रोज़ उठा सलाम करे, मैं चला जावा। 7 दिन बाद बड़े दोस्तानू उसने, और बंदा पूछता है, उसने पूछा, गर्मियों के दिन थे, मेरे घर में 3-4 पेटियां आम की आ गई। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा इतनी पेटियां हमने घर में क्या करनी है? वो जी गिलानी साहब ले आए। मैं केड़े गिलानी साहब? वो जी गिलानी साहब जेड़े इंस्पेक्टर ने। खैर मैंने उसे कमरे में बिठाया, मैं कहा गिलानी साहब आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तबीयत ठीक हो गई है? कहता सर मैं मुल्तान में था, बच्चों के यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में दाखिले हो गए, तो मुझे किसी ने कहा कि यार अबू ज़र ग्रैंडिंग ते चला जा, बड़े पैसे देंदे ने। कहता सर मेरे नाल बड़ी भैड़ी हो गई है सर, मैं खुदा दी कसमें अल्लाह जानदा है, मैं बच्चों की फीस लैनी सी ते ऐ करना सी ते वो करना सी। मैं उन्हें बिठाया, मैं क्या अगर मैं अपने दुध दे गिलास एक तबका सिर्फ तेरे सामने पा दिया तू पी लेगा? कहता नहीं। तो मैं क्या तेरी गैरत इन्नी नहीं मरी कि मेरी फैक्ट्री की लेबर बंद है और तू ताला लाया सी? कहता सर माफ़ी दे दो। फिर मेरे एक दोस्त हैं राडो टेक्सटाइल वाले, उनका फ़ोन आया, सैयद है, कहते नहीं यार है सैयद है तो माफ़ी दे दे। बस फिर नहीं फिर तो हैं जी, वो माफ़ी दे दी। 2 वाक़ये मेरे पास और हैं मेरे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट। अच्छा, एक बंदे ने पैसे ले लिए सोशल सिक्योरिटी के, डिप्टी डायरेक्टर भट्ट साहब है, कोई मकसूद भट्ट शायद नाम है। अच्छा। उसने पैसे मेरे से नहीं लिए, उसने मुगल आई हॉस्पिटल से पैसे ले आया। अच्छा। और रात को एक डिनर में बैठे थे तो 2-3 अफसर आए, तो उन्होंने जिक्र किया, मियाँ साहब आप लाहौर चैम्बर के सदर हैं और मुगल आई अस्पताल से बंदा रिश्वत ले आया है, डिप्टी डायरेक्टर, 4.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। अच्छा। तो ये तो कोई गल ना हुई। मैं कहा जी सवेरे तुहाडे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज देता हूँ। बंदा आया, पैसे देते, माफ़ी मंगी, वो मुगल आई हॉस्पिटल को पैसे वापस किए। वाह। फिर एक बड़ा अजीब केस आया ननकाना साहब से, किसी दोस्त का, मुझे कहता जी 2.5 साल हो गए ने, मेरा बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा। अच्छा। तो मैंने 4.5 लाख रुपए रिश्वत फलाने बंदे को दी है, फिर भी नहीं लग रहा कनेक्शन नहीं लग रहा, फिर भी नहीं 2.5 साल हो गए। 2.5 साल भी हो गए ना। वो बंदे का कद था 6 फुट 3 इंच। अल्लाह अकबर। मैंने उसे, जुमे का दिन था, मैंने कहा यार अगर पीर वाले दिन हाजिरी ना ही तेरी नहीं, अगर पीर वाले दिन तक कनेक्शन ना लगा तो मैं रिज़ाइन कर देंगा, मैं अपनी पावर सरेंडर कर देंगा कि मैं इस काबिल ही नहीं। बड़ी वड्डी गल कर गए सर हुआ क्या, मैंने लेस्को चीफ, बड़ा मेहरबान रमज़ान भट्ट साहब, ऑनेस्ट आदमी, डेड ऑनेस्ट आदमी, बहुत अच्छे आदमी, मैंने उन्हें वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा ये डिमांड नोटिस है, 2.5 साल हो गए हैं जमा कराए, इस बंदे को 4.5 लाख दिया है, ये कनेक्शन अगर पीर को ना लगा रात 8 बजे तक तो मंगल की सुबह आपका भाई रिज़ाइन दे देगा। अब आप देख लो क्या करना है। उस रमज़ान भट्ट साहब ने हफ्ते वाले दिन छुट्टी थी और कनेक्शन लगा दिया और वो बंदा 4.5 लाख दे के गया वापस। हाँ, और सस्पेंड है, और अभी तक सस्पेंड है। ओए सर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। क्या बात है, सर बात ये नहीं होती सर, अमीर मोहम्मद खां के वक्त में चीनी की कीमत बढ़ गई, उसने सिर्फ एक पैगाम दिया, डीसी, सारे पंजाब के डीसी बुलाए, उन्होंने कहा कल तक अगर कीमत ना ठीक हुई तो डीसी कोई नहीं रहेगा। फिर वाह सर हुकूमत होती है फिर इस तरह। बिल्कुल ठीक। फिर उस वक्त ये नहीं देखते कि ये फलाने यार दा फोन आ गया हूँ, फोन नहीं फिर देखा जाता, फिर फैसले पे अमल करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और मैं दोनों रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, और मुगल आई अस्पताल से भी बुला के पूछ लेना कि आपको 4 लाख रुपया वापस लेके दिया था कि नहीं, और ये लेस्को वाले से भी पूछ लेना कि आपको 4.5 लाख वापस लिया कि नहीं, और वो 4.5 लाख रुपया मैंने सलाह फंड में जमा कराया। क्या बात है, खूबसूरत बात। सर बात ये है कि ये किसी एक को तो बनाना पड़ेगा ना सलार। यही चीज़ें फील्ड मार्शल साहब को पसंद आई थी कि 19 जुलाई को, जब आपको पता है हड़ताल कैसे हुई थी,
19 जुलाई को हड़ताल हुई ना, जिस दिन मेरी बहन का जनाजा मेरे घर पे पड़ा था और मैंने हड़ताल कराई थी। ये लॉयल्टी होती है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और पूरे लाहौर को पता है कि मेरे घर जनाजा था और मैंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ इतना कमिटेड था कि 10 बजे के प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ पे लाहौर रंग पे मैं था, लाहौर न्यूज़ पे था मैं। ये भी लोगों को पता है। बात यह है, जब आप लीडरशिप लेते हैं, लीडर सबका होता है, एक ख़ानदान का नहीं होता। अगर लीडरशिप करनी है तो इस तरह करनी पड़ती है। पूरी पाकिस्तान को पता है 19 जुलाई को मेरी बहन का जनाजा था 2 बजे, और 10 बजे मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने प्रोग्राम में आना है। सर, जब आप बिजनेस लीडर कहलवाना चाहते हैं तो कश्तियां जलानी पड़ती हैं। सर, अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान के माशी निज़ाम में सिर्फ एक चीज़ बदलनी होगी तो वो क्या होगी? सबसे पहले एजुकेशन। जब आपकी लोग तलीम याफ्ता होंगे, उनको अपने हुकूक का पता होगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। सिर्फ तालीम, सिर्फ तालीम। और पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करना है तो कोई ब्यूरोक्रेट आज के बाद, अगर वो सरकारी स्कूल का नहीं पढ़ा हुआ, इम्तिहान ही नहीं दे सकता। सर, सिस्टम ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक था। इस घर को नजर क्यों लगी है? क्योंकि हिंदू बहुत जालिम है। हिंदू की जो सोच है वो मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे है, और एटम बम हमारी सबसे बड़ी लोगों की आंख में है। पाकिस्तान सीधा करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर 57 इस्लामी मुल्क सिर्फ 10% अपनी सिक्योरिटी का हमें दे दे तो $400 अरब आता है, तो पाकिस्तान ठीक हो जाता है 1 घंटे में। बिल्कुल ठीक। अगर $600 अरब सऊदी ने अमेरिका भेजा है, अगर $60 अरब इधर लगा देता तो क्या फर्क पड़ता? और इंशाल्लाह यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह सर, हम उम्मीद करते हैं। जब भी वक्त बुरा आएगा तो ये पाकिस्तान की फौज काम आएगी, किसी और ने काम नहीं आना। इंशाल्लाह सर। कोई आखिरी पैगाम कौम को? देखें जी, हर बंदे को अपने हकूक की जंग ज़रूर लड़नी चाहिए। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। खाली कौमें मिल के बनती हैं, एक बंदा फ़र्द वाहद कौम नहीं होती। अब ये हमें टिकटॉक की ज़िंदगी से निकलना पड़ेगा। इंडस्ट्री में मोबाइल बंद कराने पड़ेंगे, और इंडस्ट्री चलानी है तो एक महकमा करना पड़ेगा। 36 महकमों के साथ पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को और पाकिस्तान के माशी सिस्टम को, कि किस तरह से ये लोग चिपके हुए हैं और किस कदर ये नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान को। आज 78 साल की कहानी आपने जिस तरह से एक क्रक्स दिया इस पॉडकास्ट में, 1 घंटा 1.25 घंटे में, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई सद्दीक को और मियाँ बुज़र साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।